जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच पर बहुत स्वागत है। संबित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है, बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं वहां अगर बीजेपी आलाकमान को सबसे ज्यादा नाज किसी संगठन या सरकार पर है या मुख्यमंत्री पर है तो तारीफ की जाती है शिवराज सिंह चौहान जी की, तारीफ की जाती है एमपी के संगठन की। और जब सर चुनौती है इस बार तो फिर चिंताएं भी हैं। इन चुनौतियों और चिंताओं पर क्या रणनीति है सर और कितनी संभावनाएं नजर आती हैं आपको? देखिए, पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता का बहुत बहुत नमन करता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण गरीब बालक को जो उड़ीसा के एक गांव से आया है, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता है, मध्य प्रदेश की जनता ने डे 1 से इतना प्यार दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता का मैं ऋणी हूं, जी न्यूज का ऋणी हूं कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया, आपने चुनौतियों के विषय में बात की है। देखिए, बिना चुनौतियों के कोई चुनाव नहीं हो सकता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, यह सफर तो फर्श से शुरू हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। आज जनता ने उसे अपने सरमोर बनाया हुआ है। आज जनता के हम मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि आरंभ से अब तक लगातार चुनौतियों को स्वीकार करना, संघर्ष करना। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा माने संघर्ष, संघर्षरत रहना। इसलिए कभी हम चुनाव, संघर्ष, चुनौती इससे डरते नहीं है। जहां तक शिवराज जी का सवाल है, मैं जन आशीर्वाद यात्रा टेलीविजन के माध्यम से और कई बार व्यक्तिगत रूप से भी जाके देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी शासन प्रशासन के बारे में बात करेंगे। 15 वर्ष तक अगर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जिस प्रकार से वो बिल्कुल सहज हैं, बिल्कुल साधारण तरीके के व्यक्तित्व है, एक हम्बलनेस उनमें है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये साधारण बात नहीं है। मैं आज साधारण लोगों से मध्य प्रदेश में, भोपाल में हो, चाहे किसी और संभाग में हो, इंदौर में हो, ग्वालियर में हो, बात करता हूं तो लोग कहते हैं कितने सहज व्यक्ति हैं, ऐसा व्यक्ति दूसरा मिलेगा कहां मध्य प्रदेश में? आप मुझे बता दीजिए। ये तस्वीर, मैं नीचे बैठकर जब शोभा दीदी बात कर रही थी, मैं तस्वीर देख रहा था। आप इस तस्वीर को देखिए, दोनों पार्टी का रुख साफ हो जाएगा। यहां आप तीनों की तस्वीर को देखिए। शिवराज जी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? 15 साल तक डिलीवर किया है। अमित शाह जी को देखिए, वो राहुल गांधी जी की तरफ देख के हंस रहे हैं कि आज निपट लूंगा। और आप पीछे, सबके पीछे देखिए मोदी जी का आशीर्वाद, किस प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ हमारा लीडर खड़ा है। और यहां देखिए आदरणीय कमलनाथ जी को देखिए, मुझसे बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूं, मगर कमलनाथ जी को देखिए, ऐसे लग रहा है कि थक गए हैं, अपने ही आंतरिक कलहों से थक गए हैं और कहीं ना कहीं षड्यंत्र के शिकार हैं। अब चला नहीं जा रहा है, इस प्रकार से दिख रहा है। उसके पीछे आप सिंधिया जी को देखिए, सिंधिया जी पीछे से निकल कर देख रहे हैं, कहीं ये आगे तो निकल नहीं जाएगा, मैं कैसे इससे आगे निकल जाऊं। और उससे पीछे देखिए कंफ्यूज्ड राहुल गांधी, आप देख सकते हैं। यहां कॉन्फिडेंस है, वहां कंफ्यूजन है। जीत किसकी होनी चाहिए आप बताइए? कॉन्फिडेंस की हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश को जरूरत है या कंफ्यूजन की आवश्यकता है? मुझे लगता है कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। ठीक सर, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरा एक वोट है सर, मैं किसको दूंगा वो नहीं बताऊंगा, मेरा अधिकार है, जनता तय करेगी किसे वोट देगी। लेकिन जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे हैं सर, आपने कहा कमलनाथ जी थके हुए लग रहे हैं। यही कमलनाथ जी जब प्रदेश की कमान संभालते हैं तब बीजेपी कहती है कांग्रेस में कोई युवा नहीं बचा। कमलनाथ आते हैं, एक्टिवनेस दिखाते हैं और उसके बाद बीजेपी अब कहती है वो थक गए हैं। पहले युवा की डिमांड थी और अब शायद स्वीकार है, और लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो थक गए हैं। देखिए, आप छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में क्या कहती है। अभी चंद दिनों पहले राहुल गांधी जी इंदौर आए थे। उस समय एक प्रेस वार्ता हुआ था, आप लोगों ने उनसे सवाल पूछा था कि आप बताइए कौन आपका नेतृत्व करेगा पार्टी का। तो राहुल गांधी जी ने क्या जवाब दिया था? एक सुंदर है और एक अनुभवी है। आप बताइए, इस प्रकार के जवाब होने चाहिए क्या कि सुंदरता और अनुभव? आपका नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उसके आप कंफ्यूजन को देखिए कि वो दोनों के बीच में ये सिलेक्शन भी नहीं कर पा रहा है। क्या क्राइटेरिया सिलेक्ट कर रहा है? नौजवान का अर्थ क्या होता है? नौजवान का अर्थ होता है ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्तित्व। नौजवान का अर्थ होता है एक नई परिकल्पना का सृजन करना, न्यू इंडिया, नया मध्य प्रदेश, नवा छत्तीसगढ़। इस प्रकार के परिकल्पना को जमीन पे उतारने की क्षमता रखना। आप माफ करिए मुझे, हो सकता है कि वहां जो लीडर्स खड़े हैं, कमलनाथ जी को छोड़ के बाकी लीडर्स एक आध साल छोटे बड़े हों, मगर यहां जो लीडर खड़े हैं इनमें ऊर्जा है, इनमें शक्ति है, इनमें क्षमता है, और यही नौजवान हैं जिनको नौजवान चुनेगा। ठीक, संबित जी, इन्हीं बातों पर बहुत तालियां बजती हैं सर, आपकी जो अंदाज है आपका। मेरा अगला सवाल आपसे ही है सर, पिछली बार जब मुख्यमंत्री शिवराज जी ही थे,
2 बार की एंटी इनकम्बेंसी सरकार के साथ चली आ रही थी, टारगेट से मैजिक नंबर से ज्यादा सीटें हासिल की, सरकार बनाई। वो जो कयास थे उन्हें आपने पलट दिया, आपकी सरकार ने पलट दिया। इस बार सर फिर वही चुनौती खड़ी है, फिर वही सवाल है, और एंटी इनकम्बेंसी तीसरी बार की है सर। लोग बदलाव चाहते हैं, गीता में भी लिखा है सर, परिवर्तन संसार का नियम है। देखिए, गीता का सर्वप्रथम नियम और उसका जो मूल धुरी है वह है धर्म का जय, कि हमेशा धर्म की स्थापना होनी चाहिए और अधर्म का ह्रास होना चाहिए। जब धर्म हमारे साथ है तो हमें अधर्म से डरना चाहिए क्या? हम तो गीता को ही मानते हैं, अधर्म हमारा कुछ नहीं कर सकता। देखिए आसिफ भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं, आप मध्य प्रदेश से पहले हर चुनाव का देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के समय इसी प्रकार की चर्चा हो रही थी, क्या होगा। अभी ये परीक्षा शुरू हो गई है, मोदी जी मैदान में हैं, राहुल गांधी कितना अच्छा कर रहे हैं, अब मोदी वेव का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। क्या हुआ? 325 सीट, अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, परफॉर्मेंस 325 सीट की रही, कांग्रेस पार्टी को मात्र 7 सीट मिली। वो कहते थे, वो साइकिल के पीछे राहुल गांधी जी बैठ गए थे, समाजवादी पार्टी के साइकिल के पीछे, और कहते थे यूपी को साथ पसंद है, यूपी को साथ पसंद है। सुबह से शाम तक वो गाना गाते थे। कितना पसंद था यूपी को? 7 पसंद था, 7 पसंद था, 7 सीट मिली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी शब्द का सवाल है, माफ करिएगा, यहां डस्टबिन नहीं रखा है, वरना एंटी इनकम्बेंसी शब्द को मैं अभी डस्टबिन में डाल देता, क्योंकि 3 दिन से राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते मैं तमाम चैनलों में और आपके चैनल में भी राष्ट्रीय स्तर पे मदर ऑफ ऑल ओपिनियन पोल के ऊपर चर्चा हुई थी, मैं उसमें भाग ले रहा हूं। किसी भी ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी को हमारे आसपास भी नहीं दिखाया गया है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई। आप बताइए, एंटी इनकम्बेंसी शब्द का अगर ए भी कहीं होता है तो कोई भी सर्वे में आप जीतते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी ना था, एंटी इनकम्बेंसी ना है। कांग्रेस के कुछ सहयोगी पास उनके अपने सर्वे हैं, जो वो अखबार की कटिंग्स लेकर आते हैं, न्यूज चैनल्स की क्लिपिंग्स लेकर आते हैं, उनमें वो दावा करते हैं कि वो जीत रहे हैं या उनकी सीटें ज्यादा आ रही हैं, वो एक अलग मसला है। आपने कहा धर्म आपके साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर यह सवाल उठेगा सर कि धर्म आपके साथ है, राम मंदिर बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये कैसा धर्म है सर? ये अधर्म नहीं है इस धर्म के साथ? देखिए, दोनों है। धर्म का पहला अर्थ आप समझिए, धारयति इति धर्म, जो धारण करता है। गरीब को क्या धारण करता है? गरीब के घर में बिजली पहुंच जाए, गरीब के घर तक सड़क पहुंच जाए, गरीब के घर तक सिलेंडर पहुंच जाए, गरीब के घर तक आपका स्कूल का बस्ता पहुंच जाए, संबल योजना के माध्यम से उसको सबल बना दिया जाए। गरीब के लिए शासन की तरफ से यही धर्म होता है। और आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने धर्म का निर्वहन किया है, और 15 वर्षों में शिवराज सिंह चौहान जी ने भी मामा के रूप में जिस प्रकार से अपने धर्म का निर्वहन यहां किया है, उसी का नतीजा है कि आज छोटी बच्चियों को मैं सड़क पे देखता हूं। जन आशीर्वाद यात्रा जब जा रहा था तो एक बच्ची चिल्ला के कह रही थी मेरे मामा मेरे मामा, और मैंने अपने आंखों से देखा है एक बुजुर्ग बिल्कुल खोया खोया सा एकटक दृष्टि से, बाकी वो दुनिया की विषय में चिंता नहीं कर रहा था, एकटक दृष्टि से शिवराज जी को देख रहा था और आशीर्वाद दे रहा था। उस जब शिवराज जी पास में आए रथ में, तो उन्होंने कहा इसने मेरा तीर्थ यात्रा कराया है, मैं इसको आशीर्वाद दे। ये यही धर्म होता है। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, आप बताइए कौन बनाएगा राम मंदिर? कौन बनाएगा? एक फहरिस्त बनाइए, यहां लिखिए राम मंदिर के पक्ष में कौन, और दूसरी तरफ लिखिए विपक्ष में। मेरा सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैं यही पूछ रहा हूं मैं आपसे कि कौन बनाएगा राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट या अध्यादेश? मैं जवाब दे रहा हूं। एक आप सूची बनाइए कि कौन राम मंदिर के पक्ष में, कोई आज ये 15 दिन में नहीं, 15 वर्षों से, विगत कई वर्षों से कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। पक्ष में किसका नाम आता है? संघ का नाम आता है, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का नाम आता है, साधु समाज और संत समाज का नाम आता है, आम हिंदुस्तानियों का नाम आता है और भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है। विपक्ष में अनादिकाल से किसका नाम आ रहा है? विपक्ष में कांग्रेस पार्टी का नाम आता है, जिसकी अध्यक्षा जी ने कहने पर खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। विपक्ष में नाम आता है समाजवादी पार्टी का, जो कहते हैं 16 को मारा है, हमारा बस होता तो 60 हिंदुओं को मार देते। विपक्ष में नाम आता है मायावती जी का, जो राम मंदिर के साथ नहीं है। ये आज हमें चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम संवैधानिक तरीके से राम मंदिर का बनाएंगे, हम राम मंदिर, वहां भव्य राम मंदिर संवैधानिक तरीके से बनाएंगे। हिंदू कभी भी खून खराबे, मार पीट, इसमें विश्वास नहीं करता है, हम इसमें विश्वास नहीं करते। यह हमारा अधिकार है और संविधान के दायरे में रहते हुए अपने अधिकार का वहन अवश्य करेंगे। ठीक, मंदिर पर ही मेरा एक सवाल और भी है सर आपसे, और वो सवाल ये है सर, राम मंदिर हम बनाएंगे, वो सुनते सुनते सर लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। आपने कहा एक लिस्ट तैयार कीजिए
कौन इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ है, इस मुद्दे पर साथ है, और कौन इससे अलग है। क्यों नहीं सर जल्द से जल्द आप ही एक प्रस्ताव ले आते हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और जनता भी समझ ले कि कौन राम मंदिर के साथ है और कौन नहीं। ये क्यों नहीं सर? देखिए आसिफ भाई, जहां तक पार्लियामेंट में क्या होने वाला है कि इस प्रकार से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूं और भविष्य में क्या होगा मैं इसका निर्धारण अभी से नहीं कर सकता। मगर आपका यह प्रश्न कि जनता भी जान ले कि कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। देखिए जनता जनार्दन बैठी है, सर्वाधिक बुद्धिमान अगर लोकतंत्र में कोई है, आंखों के इशारों से, हाथों के इशारों से अगर जनता नेताओं को पढ़ लेती है तो ये बुद्धिमान जनता है, सब कुछ जानती है कौन राम मंदिर के पक्ष में है कौन विपक्ष में है। यही कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता कपिल सिब्बल जाके कोर्ट में कहते हैं मैं कोर्ट को बॉयकॉट कर दूंगा यदि राम मंदिर की सुनवाई 2019 के बाद नहीं होती है, उससे पहले हो जाती है तो मैं कोर्ट को बॉयकॉट कर दूंगा। इसी कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर हमें गाली देते हैं और कहते हैं अच्छे हिंदू कभी मंदिर नहीं चाहते, बैड हिंदूज आर द वंस हु वांट टेंपल, खराब हिंदू टेंपल चाहते हैं। अभी दिग्विजय सिंह जी ने चंद दिनों पहले हमारे ही इस सुंदर मध्य प्रदेश में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कहा, उन्होंने कहा विवादित स्थान पे मंदिर क्यों बनना चाहिए। मैं आज दिग्विजय जी से पूछता हूं, अरे दिग्विजय जी आप तो महाराज हैं, आप क्या समझेंगे जन भावना को। जन भावना मंदिर के पक्ष में है और वह स्थान दिग्विजय जी आपके लिए विवादित हो सकता है, हमारे लिए वो पूज्य स्थान है, वो विवादित स्थान ना कभी था ना कभी है और ना कभी होगा। ठीक, संबित जी हर जवाब में आप मुझे नेक्स्ट सवाल का हिंट दे रहे हैं और इस बार आपने हिंट मुझे ये दिया है कि दिग्विजय जी महाराजा रहे हैं। आज के दौर में जब हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, परिवारवाद का आरोप आप कांग्रेस पर लगाते हैं सर, लेकिन राजतंत्र बीजेपी में पनपने लगा है। एक विधायक ऐसी भी जो 10 बार से अजय योद्धा रहते हैं, कई पीढ़ियां खप गई कार्यकर्ताओं की उस परिवार के लिए काम करते करते, एक अलग टिकट चाहता है लेकिन वो नहीं तो इस बार उनकी बहू सही। ये लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं है तो क्या है सर? मैं दोनों का उत्तर देता हूं। पहले तो आपने एक व्यक्ति विशेष के बारे में पूछा और उससे पहले आपने राजतंत्र और परिवारवाद के सवाल छोटा करने के लिए मैंने और कुछ उदाहरण नहीं दिए सर। मैं बिल्कुल मैं समझ गया, सारे उदाहरण में समझ के मैं उसका जवाब दूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। पहला परिवारवाद पे आपका यह आक्षेप कि भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद प्रवेश कर रहा है। पहले तो अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है, आप सही कर देंगे गलत हूं तो, जहां तक मैं जानता हूं लगभग 40 टिकट कांग्रेस के अंदर दिग्विजय जी के कहने पर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस के अंदर अगर सर्वाधिक किसी एक परिवार से टिकट दिया गया है तो दिग्विजय जी के भाई भतीजे इत्यादि कई रिश्तेदारों को टिकट दिया गया है। देखिए परिवारवाद का अर्थ ये नहीं होता कि अगर आप डॉक्टर हैं या मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, मगर परिवारवाद ये होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर तो बनेगा मगर जिस दिन डॉक्टरी में प्रवेश करेगा वो उस हॉस्पिटल का सुपरिंटेंडेंट हो जाएगा। यह परिवारवाद होता है, बाकियों को सुपरसीड करके। परिवारवाद यह होता है कि एक परिवार में प्रधानमंत्री पालने में अवतरण लेता है और जिस दिन पालने में जन्म होता है गांधी परिवार में भविष्य के जनरेशन का, उस दिन आरती गाई जाती है, आ गए हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री आ गए, और सारे बूढ़े बुजुर्ग अनुभवी नेता साष्टांग प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। ये होता है परिवारवाद। यहां आप फोटो में देखिए, यहां अमित शाह जी जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आप इनकी जीवनी पढ़िएगा, इनसे कभी पूछिएगा, आपके मंच पे जरूर आएंगे, आप इनसे पूछिएगा। ये रात को लेई लगा के, लेई मतलब ये आटे का लेई बनता था, गोंद लगा के पोस्टर चिपकाते थे, रात को दरी बिछाते थे जैसे हम सब करते हैं। उसके बाद यहां तक का सफर तय किया है। इनके पिता या माता के नाम पे ये सफर तय नहीं हुआ है। यहां पीछे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, कौन है? चाय बेचते थे इनके पिताजी। एक मूवी आई है, उस मूवी को आप देखिएगा तो आंख से आंसू टपक पड़ेगा। इस प्रकार संघर्ष करके ये व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बना है। तीसरा व्यक्ति यहां खड़ा है, किसान का बेटा शिवराज जी, जो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अरे कितना किसानों की बात करते हैं, एक किसान का बेटा संघर्ष करके मुख्यमंत्री बन गया तो सारे महाराज उसके खिलाफ लग गए हैं कि औकात किसानों की इतनी कि आप मुख्यमंत्री बनोगे, आप प्रधानमंत्री बनोगे, चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। वहां गांधी परिवार लगा हुआ है प्रधानमंत्री के खिलाफ और यहां ये सारे महाराजा लगे हुए हैं किसान के खिलाफ। ऐसा नहीं होगा, समय बदल गया है। आपने गौर साहब के बारे में पूछा, मैं इसी मंच पे हमारे बड़े नेता हैं गौर साहब को नमस्कार करता हूं। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत वर्षों तक उन्होंने जीवन खपाया है। देखिए इस पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय होते हैं, सभी फीडबैक लेकर निर्णय किए जाते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड सबसे बड़ी होती है। एक लोकतांत्रिक और बहुत पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरीका होता है।
इन सब तरीकों को अपनाकर जो निर्णय लिया गया है, कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भी हो, वो उस निर्णय को फॉलो करता है। ये हमारे पार्टी का अनुशासन है, क्योंकि कोई परिवार या महाराजा के महल से निकला हुआ निर्णय नहीं है। ये हमारे ही पार्टी के जो लोग संघर्ष करके ऊपर पहुंचते हैं, उनका लोकतांत्रिक पारदर्शिक निर्णय है। कुछ आप कहें तो मैं सीटों से बागियों के नाम बता दूं कि कहां कहां कौन सीटों पर जरूर बताएं सर। विरोध कर रहा है। वैसे मेरा सवाल आपसे ये था सर, आपने कहा कि स्पून ऑफ सिल्वर, उसके साथ कुछ नेता पैदा होते हैं, पालने में आते हैं, नया प्रधानमंत्री मान लिया जाता है। तब जबकि हमारे देश में लोकशाही है सर, तो जनता चुनती है प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, ये लोकतंत्र के आधार पर ही तय होगा। बीजेपी उस वक्त इतनी मजबूत नहीं थी, या दरअसल आज बीजेपी की एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग जितनी स्ट्रांग है, वो शायद उस वक्त स्ट्रांग नहीं थी, और आप उस वक्त वो बातें बेहतर नहीं कह पाए जो आज खैर सरकार है आपकी। देखिए, एक बात हमें याद रखने की आवश्यकता है, अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आप एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, आप मार्केट भी कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट ठुस होगा तो क्या करिएगा एडवर्टाइज करके, आप क्या करिएगा एडवर्टाइज करके। अब आप जानते हैं किसका प्रोडक्ट कैसा है। अब ये हमारी, देखिए, ये बार बार कांग्रेस वाले कहते हैं कि विपक्ष को मुक्त कर दिया, विपक्ष को खत्म कर दिया, स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए लोकतंत्र में। मैं भी मानता हूं कि विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, एक बलदार विपक्ष लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है, मगर एक बलशाली विपक्ष का निर्माण करना ये भाजपा का काम नहीं है। ये खुद इनका प्रोडक्ट खराब है तो हम क्या करें, ये हमारी गलती नहीं है। ठीक, प्रोडक्ट पे ही बात है सर। अमूमन जब पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, आप उसे एक बार लेते हैं, कम से कम इस्तेमाल करते हैं, तब आप ज्यादा बेहतर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तभी पता लगता है कि प्रोडक्ट था कैसा। आपको लगता है सर कि हो सकता है जनता एक बार विश्वास करे, मौका दे, या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक बार भी विश्वास करने की जरूरत नहीं? देखिए, मैं ऐसे ही नहीं आया हूं, मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ आया हूं। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से नहीं हूं, मैं जहां जाता हूं वहां बिल्कुल स्टडी करके मुझे बैठना पड़ता है, क्योंकि विषय गंभीर होते हैं। ये जो किताब मैं लाया हूं यहां, इसको मैं रोज पढ़ता हूं सुबह उठ के। 2003 में क्या परिस्थिति थी और उसके बाद 2017 तक क्या परिस्थिति में बदलाव आया है, मैं जब देखता हूं तो इसमें आसमान और जमीन का फर्क है। आप अंदर देखिए, जिस प्रकार से ये उठाव और ये गिराव है, ये सारे गिराव कांग्रेस के, ये सारे उठाव के किसी भी क्षेत्र में, ये छोटी बात नहीं है। बीमारू राज्य से निकालकर यहां तक लाने का श्रेय 15 वर्षों तक जनता ने इसी तरह से शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी के मत्थे नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, जो कल छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, 5 वर्षों से ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, केंद्र में सरकार होने के कारण ये जो पुश मिल रहा है आगे बढ़ने का, आप देखते जाइए। अब जो चौथी बार सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश समृद्ध बनेगा, मध्य प्रदेश बिल्कुल धुरी में आ जाएगा भारत के डेवलपमेंट की। सर, जो जिस किताब का भी हवाला दे रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, दावे नहीं प्रमाण, ये कॉपी मेरे पास भी है सर, मैंने भी इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। इसमें ये चढ़ते उतरते ग्राफ बहुत सारे हैं सर, लेकिन ना तो इसमें सर कहीं बेरोजगारी और रोजगार का जिक्र है, मैंने देखा, ना पेट्रोल डीजल का जिक्र है, वो आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे सर। ये एक एक मैंने पन्ना ध्यान से देखा है। देखिए, आपने 2 सवाल पूछे, पेट्रोल और बेरोजगारी। रोजगार पे, पेट्रोल पे मैं एक बात आपको कह दूं, कभी भी प्रवक्ता होने के नाते पेट्रोल डीजल पर अहंकार का भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आम जनता, हम तो फिर भी समर्थ हैं, मगर जो गरीब जनता है, जो इस हॉल तक नहीं आ पाई है, गरीब किसान है, अगर पेट्रोल के दाम में 1 पैसे का भी इजाफा होता है, उसको तकलीफ होती है, उसके दिल में दर्द होता है। इसलिए अहंकार नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए रेट जरूर बढ़ा था। आज मैं कांग्रेस का घोषणा पत्र भी देख रहा था, मैं इससे भी जोड़ के बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े संवेदनशीलता के साथ कि अगर ये रेट बढ़ता है, जनता को दर्द होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया 2 चीजें। एक तो 2.5 रुपए हम कम करेंगे, 2.5 रुपए आप कम करिए, 5 रुपए का बेनिफिट जनता को मिलेगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम मीटिंग करेंगे सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के साथ, जिससे कि तेल का प्राइस इंडिया में कम सके। नतीजा क्या रहा, जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें 5 रुपए का कमी हुआ ऑयल में। आज कांग्रेस पार्टी बोल रही है हम आएंगे तो वैट कमाएंगे। आप तो आएंगे नहीं वैसे, मगर जहां आए, पंजाब में आपने वहां चवन्नी छोड़ी, वहां तो आपने वैट नहीं कमाया। कर्नाटक में तो अभी तक ना नुकुर कर रहे हैं, तो आप किस बात की यहां प्रतिज्ञा कर रहे हैं? दूसरी बात, ईरान में अमेरिका ने सैंक्शन लगाया कि तेल नहीं खरीदा जा सकता है, मगर जिन 8 देशों को रियायत मिली, कि भारत भी उसमें से एक है जो ईरान से आज तेल खरीद सकता है।
आप सोचिए जरा, ये केवल और केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि मेरे नेता और आप सबके प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज एक ग्लोबल लीडर होने के कारण वो अमेरिका को भी इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक, दुनिया मोदी जी की बात सुन रही है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं सर। लोग कहते हैं कि जनता की बात एमपी की सरकार नहीं सुन रही। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं सर, आपको बता देता हूं। यहां की जनता, संबित सर दिल्ली में हम रहते हैं, नोएडा से मैं आया हूं, वहां पेट्रोल डीजल फिर भी ठीक है, गाजियाबाद में। एमपी की जनता से पूछिए सर, इन्होंने 85 से 90 रुपए कीमत चुकाई है। हमने अपने चैनल पर इनके बयान चलाए हैं, जब जनता रो पड़ी कि कीमत कम करिए, कीमत कम करिए, एक दिन घोषणा होती है कि हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें 2.5 रुपए कटौती करेगी। शाम को घोषणा हो जाती है कि 2.5 रुपए केंद्र कम करता है, राज्य कम करता है। एक रात के अंदर ऐसा कौन सा खजाना एमपी सरकार के हाथ लगता है कि केंद्र के कहने पर 2.5 रुपए कमी? जनता तब से चीख रही थी, 1 रुपए कम नहीं किया गया। उसमें कहा गया हमारा हाथ बंधा हुआ है, हमारा खजाना खाली है। खजाना भरा कहां से सर उस दिन? देखिए, आपका एक वाजिब प्रश्न है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि बड़ा ही पेट्रोल का विषय बहुत संवेदनशील है और जनता का अधिकार है कि कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, वो मांग करे कि पेट्रोल को कम किया जाए। इतना भी समझना होगा कि पेट्रोल के जो प्राइसेस होते हैं, उससे जो टैक्स आता है वह भी जनता के लिए ही खर्च की जाती है। और जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, उसका बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है क्योंकि उसके खर्च बंधे हुए होते हैं। योजनाओं के माध्यम से गरीबों तक जो योजनाएं पहुंचानी है, उसके लिए खर्च बंधे हुए होते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि रिजर्व पैसे जो रखे होते हैं, जनता के लिए ही जो रखे होते हैं, उसी से कटौती करके, उसी को काट करके जनता को सहूलियत, पेट्रोल के प्राइस को कम करके देना होता है। ये क्या किया जाए? अगर जनता को पेट्रोल की मार पड़ती है तो सरकार को उस रिजर्व पे भी जाके कम करना पड़ता है। इसका बैड इफेक्ट इकोनॉमी पे भविष्य में हो सकता है, मगर जनता को एक दिन की भी तकलीफ ना हो, इसकी चिंता सरकार करती है क्योंकि सरकार मां होती है। और मैं धन्यवाद करूंगा शिवराज जी का भी, मोदी जी का। मोदी जी ने 2.5 रुपए कम किया, शिवराज जी ने 2.5 रुपए कम किया। मगर मैं राहुल जी से सवाल पूछता हूं, इतना कुछ आपने घोषणा पत्र में बताया, पंजाब में कम करा देते तो कम से कम घोषणा पत्र, आपका जो वचन आया था, उस वचन की कुछ तो लज्जा रहती। ठीक, कांग्रेस प्रवक्ता होते, मैं उनसे पूछ लेता कि राहुल जी की बात कैप्टन अमरिंदर सिंह सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। मैंने कहा था कि हम आपकी बात सुनते हैं। मेरा सर सवाल इसी पर अगला एक और है, और मेरा आपसे सवाल यह है सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें हम कम कर रहे हैं, ठीक है, 2.5 रुपए हमने यहां कम किया, 2.5 रुपए वहां कम किया। जनता कहती है तेल हमारे लिए महंगा है। पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन से मिलिए, वो कहते हैं बहुत घाटे का सौदा है, फ्लेक्सी सिस्टम जब से हुआ है रोज कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, हमारा कमीशन कम होता जा रहा है। जब सर पेट्रोल ओनर एसोसिएशन खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है, तो सर ये कौन सी तीसरी ताकत है जो खुश है? देखिए, जहां तक पेट्रोल का विषय है, एक बात आपको समझनी होगी कि पेट्रोल की प्राइसेस सरकार के रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं आता। ये 2014 जब हम सरकार में आए तब डीजल को भी हमने डीरेगुलेट कर दिया, पेट्रोल भी डीरेगुलेटेड है। तो ये बाजार जो है, मार्केट जिसे कहते हैं, ये मार्केट तय करती है कि रेट क्या होगा, इसलिए ये हर दिन फ्लक्चुएट करता है। बहुत सारे इंटरनेशनल कॉजेस रहे जिसके कारण पेट्रोल के दाम हाल फिलहाल में बढ़े थे। अभी लगातार 12 दिनों से या उससे भी अधिक दिनों से वो घट रहे हैं, कुछ पैसों के हिसाब से घट रहे हैं, मगर एक कॉम्प्रिहेंसिव गिरावट पेट्रोल के प्राइस में आई है। आपको याद होगा कि जितने भी पेट्रोल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे, उन्होंने कहा था कि 10 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से वो उत्पादन बढ़ाएंगे, मगर उन्होंने उस उत्पादन को बढ़ाया नहीं। वो आज अपनी इकोनॉमी को पेट्रोल से हटा के दूसरी ओर लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे पूरा ग्लोबल इंपैक्ट पड़ रहा है। वेनेजुएला में क्राइसिस है, ईरान में क्राइसिस है, इसके कारण भी पेट्रोल के प्राइसेस पे फर्क है। डॉलर और रुपी के रिलेशन के हिसाब से भी पेट्रोल के प्राइस पे फर्क पड़ता है। इसलिए जो आप एक देखते हैं ना, जो पुरुष चलता है एक रस्सी के ऊपर एक बैलेंस रख के, कितना तकलीफ होता है। अभी लगता है अब गिरा, मगर वो चल के चले जाता है। ये सरकार पेट्रोल के प्राइस को लेकर इसी प्रकार से एक जनता को पकड़कर और दूसरा नीचे बाजार के ऊपर, इसी बैलेंस के साथ मोदी जी और शिवराज जी चल रहे हैं। इसी चीज गिरना भी नहीं है और गिराना भी नहीं है। बहुत फैन है सर इसी अंदाज में आपके, लेकिन यही अंदाज जो है, इसमें आपको मैं कहूंगा सर, आम आदमी उसी रस्सी पर खड़ा है। एक तरफ स्कूल के बच्चों की फीस है, खर्चे हैं, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई है, उसे भी बैलेंस करना है। सर मेरा आपसे एक अगला सवाल है, और सवाल ये, शराबबंदी की मांग कई बार उठी, पेट्रोल से ही वो एक जिक्र हुआ। उसमें कहा गया कि हमारा इससे रेवेन्यू आता है, हम इससे भी कम नहीं कर सकते। तब जबकि एमपी अजब है, टूरिज्म अपना दावा कर रहा है, हम क्यों 15 सालों में अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू डेवलप नहीं कर पाए? नतीजा हमें वही उन पारंपरिक तरीकों पर, उन पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, और शायद वो स्वास्थ्य के लिए ठीक भी नहीं। देखिए, जहां तक शराबबंदी का सवाल है, मैं आपको बिल्कुल इसमें बुरा मत मानिएगा, दो टूक कह दूं कि मैं
जो मैनिफेस्टो कमेटी होता है उसका सदस्य नहीं हूं। क्या भविष्य में घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आएगा, उसमें क्या निर्णय है, मैं इससे बिल्कुल वाकिफ नहीं हूं। इसलिए किसी प्रकार की घोषणा, ब्रेकिंग न्यूज इत्यादि मैं दे नहीं सकता, और ना ही मैं जानता हूं कि क्या घोषणा पत्र आने वाला है। हमें इंतजार करना चाहिए। आपने बच्चों की शिक्षा को लेकर बात की, मैं तो रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं कि किस प्रकार प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं और कॉलेजेस, एक उदाहरण दे देता हूं, बहुत सारा तो कहना संभव नहीं होगा। जो प्राथमिक शालाएं थी मात्र 55,000 होती थी 2003 तक, वो बढ़ के किस प्रकार 83,890 लगभग 84,000 प्राथमिक शालाएं खुल गई। ठीक उसी प्रकार हाई स्कूल जहां मात्र 1,700 होती थी 2003 में, आज लगभग 5,000 हाई स्कूल मध्य प्रदेश में खुला है। तो ये सहूलियत तो जनता को मिला है। मुझे याद है मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मैं खुद मेडिकल छात्र हूं, 5 से बढ़कर 24 मेडिकल कॉलेज, अगर मैं गलत हूं तो ठीक कर दीजिएगा, 5 मेडिकल कॉलेज पहले थी, आज 24 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में ही। तो मध्य प्रदेश की जनता को इस प्रकार बेनिफिट पहुंचाने का काम, 35 लाख महिलाओं को घर में सिलेंडर पहुंचा है उज्ज्वला के माध्यम से, तो ये छोटी बातें नहीं हैं। और जो भी योजनाएं आज शिवराज जी चला रहे हैं, संबल योजना के विषय में मैं हर 2-3 योजनाएं मैं हर जगह सुनता हूं, क्योंकि मैं भी किसी रिक्शा वाहक से, किसी टैक्सी चालक से पूछता हूं, भाई क्या होगा मध्य प्रदेश में, कौन से ऐसे योजना है जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। तो लोग कहते हैं कि संबल योजना से 200 रुपए मैं बिजली का बिल देता हूं, मुझे बहुत बेनिफिट है, और अधिकांश मध्य प्रदेश की गरीब जनता उससे कवर्ड है। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, मैं किसी के घर गया था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक व्यवसायी हैं, क्योंकि मेरे साथ मेडिकल पढ़ते थे, उनके साले साहब है, मैं उनके घर गया था डिनर करने के लिए। तो उनके घर जो काम करती थी वो खुश होकर आई, क्योंकि वो मुझे टीवी पे देखती थी, और उन्होंने कहा कि आप मोदी जी को बताइएगा मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है और मैं इतनी खुश हूं। ये साधारण लोगों की खुशी है। एक बाबा मुझे मिले थे, ये मीडिया सेंटर हमने खोला है, उसमें वो आए थे, उन्होंने कहा तीर्थ यात्रा के लिए मैं बहुत खुश हूं। तो ये छोटी छोटी लाडली योजना के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का इंटरव्यू नहीं किया, मगर मैंने अखबारों में पढ़ा कि कन्या लाडली योजना के लिए कितना बेनिफिट महिलाओं को मिला है, जबकि ऐसी कोई योजना कांग्रेस के समय नहीं थी। 15 वर्षों में आप देखिए, बीमारू राज्य से सुचारू बनाना, सुचारू से समृद्ध तक ले चले जाना, यह असाधारण बात नहीं मेरे भाई। सर, साले साहब की याद मत दिलाइए, मैं कुछ सवाल पूछ लूंगा। मेरा आपसे एक सवाल और है सर, और सवाल यह है, आप कह रहे हैं बच्चों की शिक्षा, उस पर मेरा अगला सवाल है सर। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश की 2 तस्वीरें हमने देखी, वो तस्वीरें सर मेरे जहन में छप गई। पहली तस्वीर ये थी, छोटे छोटे बच्चे जन आशीर्वाद यात्रा में सड़क किनारे खड़े थे, देखकर अच्छा लगा, मुख्यमंत्री का स्वागत करने आए। उनको सैंडविच मैन बना दिया गया सर। उनके आगे टी शर्ट्स थी जिन पर लिखा हुआ था अब की बार 200 पार। छतरपुर से एक तस्वीर सामने आई सर, 2 कांस्टेबल वर्दी में मध्य प्रदेश पुलिस का टैग लगा सर, वो बीजेपी के पर्चे बांट रहे हैं। अब अगर कांग्रेस आरोप ना लगाए सर तो क्या करे, बताइए। देखिए, जहां तक बच्चों का विषय है, मैंने अखबार में पढ़ा था कि आक्षेप जो लगाया गया था कि बच्चों को स्कूल से बिल्कुल लाया गया है एक प्रयोजन के तरह, ये बात गलत निकली है। ये मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि ये बिल्कुल गलत आक्षेप था। बच्चे अब स्वाभाविक रूप से मामा कहते हैं, और एक मुख्यमंत्री सूबे के 15 सालों से हैं। हम भी जब बच्चे थे और देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आते थे तो स्वाभाविक उत्सुकता रहती थी कि देखे तो जरा कौन हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक देखने की स्वाभाविकता रहती थी। और सर, मेरे जमाने में प्रधानमंत्री अटल जी थे, लेकिन मैं कभी टी शर्ट पहनकर कि अटल जी मतलब जीते हैं, मैं कभी नहीं गया सर। मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन मैं कभी नहीं गया टी शर्ट पहन के उन्हें सपोर्ट करने। तो उस समय टी शर्ट नहीं मिला होगा, दिया नहीं गया होगा। टी शर्ट तो अच्छी बात है, मिल गया सर, तो मुझे किसी ने दिया नहीं था सर। तो मैं अब तो टाइम मशीन में जाके दे नहीं सकता हूं, मगर मैं भविष्य में देने का प्रयास करूंगा। मगर बच्चों को अगर टी शर्ट मिला तो मुझे लगता है बच्चों को खुशी हुई होगी टी शर्ट पहन के। बच्चे हैं, छोटी छोटी चीजों से थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। बच्चों को तो खिलखिलाने दीजिए। बच्चे आज के कमल के फूल हैं, उनको खिलने तो दीजिए, क्यों उनके खिलने को रोकना है। जहां तक पुलिस का सवाल है, देखिए, संस्थाओं का गैर इस्तेमाल करना, संस्थाओं के माध्यम से राजनीतिक काम करना, ये कांग्रेस का एक बहुत बड़े कालखंड के लिए इस प्रकार का काम उनका रहा है। हर संस्था को उन्होंने राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। हर संस्था को, पुलिस की संस्था हो, जुडिशियरी हो, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी संस्था का इस्तेमाल नहीं करती। अगर ऐसा कोई रिपोर्ट आया है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करता, स्वाभाविक कोई कंप्लेन हुआ है तो इलेक्शन कमीशन उसको देखेगी। इस पर मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता। सर, क्या वजह है कि संस्कारों वाली पार्टी अपने बुजुर्गों को नहीं साध पाई, और वो बुजुर्ग जो 60-60 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जो कैडर में इन्हीं की तरह जहां जहां बार बार आप पॉइंट आउट कर रहे हैं सर, वो भी बड़े छोटे से कार्यकर्ता से होकर विधायक बने, आज पार्टी को उनकी जरूरत महसूस नहीं होती और वो अपना राजनीतिक भविष्य तलाशते हैं विरोधी पार्टी में।
देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, बुजुर्ग, मैं नाम किसी का नहीं लेता, मगर आपने बुजुर्ग कहा जिन्होंने बहुत वर्षों तक पार्टी की सेवा की है, पार्टी ने भी उनकी सेवा की है, मैं उनके चरण को स्पर्श करता हूं। चाहे वो आज किसी भी पार्टी में चले गए हों, चाहे हमारे विपक्ष में चले गए हों, एक दिन हमारे सीनियर थे, आज भी हमसे अनुभव में, उम्र में बड़े हैं। मैं उनको सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और इतना ही कहता हूं कि एक बार हम खड़े होकर सोचें कि हमने भी पार्टी को थोड़ा बहुत दिया होगा, मगर पार्टी ने क्या दिया, क्या थे। आज बताइए, हम यहाँ, मैं क्या हूं, हम क्या हैं? कोई औकात नहीं है हमारी। ये आज इस मंच पे, इतने बड़े भवन में, इतने बड़े व्यक्ति के सामने बैठ के हम एक माइक पे इतने बड़े चैनल के सामने बात कर रहे हैं, क्यों? हमारी क्या औकात है? हमारी कोई औकात नहीं। औकात कमल, कमल के फूल की है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। इस मां ने हमें यहां तक पहुंचाया है। हम सभी बुजुर्गों को, आज हम युवा हैं, कल बुजुर्ग हो जाएंगे। आज जो बुजुर्ग पार्टी से चले गए, उनको भी तो इसी मां ने पाल पोस के बुजुर्ग बनाया है। बच्चे तो हैं इसी बुजुर्ग के। मैं तो इतना ही कहूंगा, मां को कभी मत भुलाओ। यही मां का आंचल आपको पाला है, हमेशा इसी मां के आंचल के तले रहो। ठीक। हर माँ सर बच्चे को बराबर प्यार करती है। कार्यकर्ता को यह तकलीफ है कि जब हर माँ के लिए हर बच्चा बराबर है, तो फिर ऐसा क्यों है कि माँ ने एक बच्चा पाला, उसके बाद उसका बच्चा पाला, फिर तीसरा बच्चा पाला, और इस बच्चे पर नजर नहीं? देखिए, आप ये सोचते हैं कि केवल टिकट मिल जाना ही मां का बच्चा पालना होता है। माँ के माया अगड़म पार है। माँ के पास बहुत सारा है पिटारा में। माँ किसी को बिस्कुट देती है, किसी को ब्रेड देती है, किसी को हलवा देती है, किसी मैं वही कह रहा हूं सर, सरकार के पास इतने निगम और मंडल भी नहीं है सर। नहीं, देखिए, हमेशा खाली टिकट से भारतीय जनता पार्टी संगठन, ये हम टिकट के आधार पे नहीं चलने वाली पार्टी है। यहाँ पे जमीन के स्तर पे काम करना, बूथ को मजबूत करना, पार्टी के लिए निरंतर काम करना, ये हमें अनुशासन में सिखाया जाता है। देखिए, आज अगर कुछ लोग चले गए हैं, मैं तो उनको नमस्कार करते हुए कहना चाहूंगा कि माँ को मत छोड़ो। इसी माँ ने पाला है। मैं जानता हूं कि कहीं और चले गए हैं, मगर यही माँ है, यही माँ है, इसी ने पाला है, मत छोड़ो। मैं इतना कहना चाहूंगा। इतना सम्मान और हमदर्दी है तो सर, वो बागी जो बीजेपी से चले गए और सम्मानी है, उनके खिलाफ फिर टिकट क्यों देते हैं सर? सम्मान रखिए। मैंने कहा ना, टिकट नहीं मिलना आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं है। सब कुछ टिकट नहीं होता है, और हमेशा के लिए हम ही लड़ते रहें ऐसा भी नहीं हो सकता। हमेशा आप लड़ेंगे तो वो जो बहन बैठी है, वो कैसे एक दिन एंकर बनेगी? आप बताइए। एक दिन आप भी तो प्रमोशन पाके कुछ और बड़ा बनेंगे। आप किसी दिन एडिटर बन जाएंगे तो वो बहन बैठी है, वो एंकर बनेगी, फिर परसों वो एडिटर बन जाएगी। ये रीत संसार का है ना। तो इसलिए केवल टिकट से अपने आप को जोड़ के देखना, ये मैं मानता हूं कि पार्टी इतनी बड़ी है, इसको इतना छोटा नहीं करना चाहिए। जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं सर आप, उनका नाम एंकर है, बहुत प्रसिद्ध हैं। शिल्पा जी उनका नाम है। शिल्पा जी को जानता हूं। मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी कि वो यहाँ पर आकर बैठे, वो आएंगे थोड़ी देर के बाद। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर शिल्पा जी के बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे वो एंकर बनते जाए सर, और मेरा बच्चा अगर काबिल होते हुए भी ना बैठ पाए, तो तकलीफ आम आदमी को भी होगी सर। वो उससे हटते हैं सर। ठीक मैं सर। बच्चों के बारे में उत्तर दे दूं। देखिए, अगर आपके बच्चे में हुनर है ना, तो वो एंकर तो जरूर बन सकता है, मगर आपके बच्चे में हुनर है और वो कल को बोले कि मैं डायरेक्टली एडिटर बन जाऊंगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। पहले एंकर बनने दीजिए, फिर देखेंगे ज्यादा हुनर है तो आगे भी बढ़ेगा। ठीक, वो प्रोसेस चलेगा सर। मेरा अगला सवाल आपसे ये भी है सर, कर्ज माफी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे कांग्रेस सबसे ऊपर रख रही है टॉप लिस्ट पे। मैं इस पर पहले भी चर्चा कर चुका हूं आप सर, अभी क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। कर्ज माफी के लिहाज से सर यह है कि यूपी के किसानों के लिए वहां पर आपने कहा 325 सीटें परफॉर्मेंस है, उसमें एक बहुत बड़ी जो की थी वो ये भी थी सर कि आपने कर्ज माफी का ऐलान पहले ही कर दिया था, बाद में आपने उसे निभाया भी। बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं सर उसके लिए। एमपी के किसान ने क्या बिगाड़ा सर आपका? वो कह रहा है सर, और कांग्रेस इसे भुना रही है। देखिए, कांग्रेस केवल बुलाती है। मैं तो कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को आपने इतना कुछ वचन दे दिया, बोल वचन। ये आपके जो बोल वचन है, ये पंजाब में क्यों नहीं काम करते हैं? वहां क्यों नहीं माफ कर देते हैं? देखिए, जहां तक किसानों का सवाल है, मैं शिवराज जी का धन्यवाद करता हूं। मैं बाहर से आया हूं, मैं मध्य प्रदेश का नहीं हूं, फिर भी आज हिंदुस्तान के कोने कोने में मध्य प्रदेश को और शिवराज जी को अगर जाना जाता है, तो उनमें से प्रमुख कारण किसानों के प्रति जिस प्रकार का उनका व्यवहार रहा है, किसानों के प्रति जो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, उसके लिए। देखिए, सिंचित भूमि मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर था कांग्रेस के समय 2003 तक, और आज बढ़ा के उसके 40 लाख हेक्टेयर किया है। जहां पूरे देश में आप देखिए, किसानों की जो ग्रोथ रेट होती है, कृषि का जो ग्रोथ होता है, वो आज 4-5% है। दो नंबर वहीं आज 20%, 18 से 20% पे शिवराज जी ने खड़ा किया। ये कोई मजाक का विषय है क्या? राजनीति करिए, हर विषय में ठोक के राजनीति करिए। मैं कांग्रेस से कहूंगा, ये आप राजनीतिक पार्टी हैं, प्रवचन तो नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे।
मगर जो अच्छा काम किया है, माइक्रो इरिगेशन में क्या कमाल का काम किया है शिवराज जी ने, आप उस पे आंख बंद कर देंगे। आपने लोगों को मंदसौर के एक पंचायत में भड़काने की कोशिश की, आपके विधायकों ने कहा, वहां गाली दी। मैंने उस विधायक की वीडियो देखी, शकुंतला जी जो आपकी विधायिका थी, उन्होंने कहा कि गोली मार देनी हो, क्या आग लगा देना, थाने में आग लगा पुलिस स्टेशन में आग लगा देना है। ये इस प्रकार से भड़काएंगे। अगर किसानों में दर्द होता मध्य प्रदेश में, तो ये चिंगारी पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाती आग की तरह, जंगल में जिस तरह आग फैलता है, मगर नहीं फैला, क्योंकि किसान मध्य प्रदेश में प्रसन्न है, खुश है, शिवराज जी को आशीर्वाद दे रहा है। वो कह रहा है महाराज नहीं, शिवराज। और एक बात बता दूं, किसान गुस्सा करता है जब झूठे आंकड़े दिखा करके कांग्रेस वाले राजनीति करने की कोशिश करते हैं। हमें भी गुस्सा आता है, केवल उनको गुस्सा नहीं आता है कांग्रेस वालों को, गुस्सा हमें भी आता है जब आप नक्सलियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, गुस्सा हमें भी आता है जब कांग्रेस पार्टी आतंकियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, गुस्सा हमें भी आता है जब कांग्रेस पार्टी मंदिर के खिलाफ बोलती है, गुस्सा हमें भी आता है जब कांग्रेस पार्टी शिवराज जी हो या नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार के अभी नारे लगाने की कोशिश यहां शोभा जी कर रही थी, मैं उनका सम्मान करता हूं, मगर इस प्रकार के नारे किसी लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए गुस्सा हमें भी आता है। और इसी गुस्सा का नतीजा रहा कि 44 सीट पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी 2018 में। और आप देखिएगा, मैं आज अहंकार से नहीं, बहुत विनम्रता से लिख के कोरे कागज में दे रहा हूं, बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी यहां जनता के आशीर्वाद से पुनः सरकार बनाएगी। शिवराज जी चौथी बार यहां के मुख्यमंत्री। ठीक सर। शिवराज जी बहुत तेजी से काम करते हैं सर, इतनी तेजी से काम करते हैं कि सर आप भी बहुत काम करते होंगे, आप टीवी पर आते हैं, पैनल पर बैठते हैं, उसके अलावा पार्टी की रणनीतियों में भी शामिल रहते होंगे, आपसे आपकी प्रतिक्रिया भी ली जाती होगी। उसी तरह सर मैं आपके सामने अगर टीवी पर आता हूं, मैं भी काम करता हूं। हम एक ब्रेकिंग टाइप करते हैं कि आज आनंद मंत्रालय का ऐलान, वो चल नहीं पाती, गौ मंत्रालय बनाया जाएगा, वो नहीं चल पाती, ये होगा। इतनी तेजी से सर घोषणाएं होती हैं, कांग्रेस कहती है घोषणावीर सीएम है और कुछ नहीं। और वो घोषणाएं कहां पड़ी हैं सर? आप इतनी अपडेट के साथ हैं, मुझे जरा अपडेट कर दें कि गौ मंत्रालय पर फिलहाल क्या अपडेट है कंप्यूटर बाबा के सिनेरियो के बाद। देखिए, जहां तक कंप्यूटर बाबा इत्यादि का सवाल है, मैंने खुद शिवराज जी को सुना, वो एक साक्षात्कार में कह रहे थे कि एक ही उद्देश्य था कि जो भगवाधारी का अर्थ होता है जो सन्यासी है, भगवाधारी का अर्थ किसी धर्म से नहीं है, जो सन्यासी है, जिन्होंने संसार त्यागा है, उनका सम्मान किया जाए, उनको भी लाकर उनका आशीर्वाद मिले, जनता उनसे सीखे, इसमें कोई बुराई नहीं थी। उसी उद्देश्य के साथ उनको लाया गया, उनको आगे रखा गया। अगर इसमें किसी प्रकार की राजनीति होती है तो ये दुखद विषय है। और आप बताइए, गौ मंत्रालय के विषय में मैं अधिक नहीं जानता हूं क्योंकि मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है, मगर गाय गंगा इसकी बात करना क्या कम्युनल पॉलिटिक्स है? क्या इस गौ संवर्धना के विषय को आगे रखना क्या ये बुरी बात है? मुझे तो आश्चर्य होता है राहुल गांधी और उनकी तमाम टीम के ऊपर, जिन लोगों ने केरल के चौराहे में एक गाय के बछड़े को काट दिया पब्लिक व्यू में, और तो और काटा ही नहीं, उसके बाद उसको स्किन करने के पश्चात कच्चे गोश्त को खाने का नुमाइश किया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हमारी राइट है, अधिकार है। आप बताइए, ऐसे लोग हमें सवाल कर रहे हैं गौ को लेकर। बीफ खाने वाले सर दोनों तरफ हैं। नहीं, देखिए, मैं किरण रिजिजू संसद के बाहर बयान देते हैं कि मैं इस्तेमाल करता हूं और इसमें मुझे कोई शर्म भी नहीं आती और मैं इस पर कोई सफाई नहीं दूंगा। देखिए, किरण रिजिजू ने अपने बयान पे बाद में कहा कि उनके बयान को तोड़ा गया। दूसरी बात है बीफ का आप अगर डिक्शनरी अर्थ भी देखेंगे, बीफ का अर्थ भैंस, मेजॉरिटी भैंस से भी है, गाय से केवल नहीं है। जहां तक गाय के प्रति असम्मान का भाव है, आप हम पे शक भी नहीं कर सकते। अगर गाय, गंगा, राम और भारत की संस्कृति और सभ्यता सबका साथ, देखिए भाई, आप भी मुस्लिम समाज से, मगर मैं आपको भाई मानता हूं। मैं आपको बिल्कुल धर्म के नाम पे अलग इंसान नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो इंटीग्रेशन है ये एक रहे, सबका साथ सबका विकास। मगर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर विगत 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से हिंदुओं को द्वयम दर्जे की नागरिकता की बात की, गाय के खिलाफ नारा लगाना, गंगा के खिलाफ नारा लगाना, राम के खिलाफ नारा लगाना, हिंदुओं को आतंकवादी बोलना, आपको लगता है हम जवाब भी ना दें? हम भी जवाब देंगे। और मैं एक बात आपको एलानिया तौर से बोलता हूं, 7 पुश्तों तक, ये राहुल गांधी जी सुन लें, 7 पुश्तों तक हिंदू राहुल गांधी जी के परिवार को क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि इनके परिवार ने हिंदुओं को आतंकवादी कहने की धृष्टता की है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं है, इसलिए 7 पुश्तों तक यह परिवार जीत नहीं पाएगा। अभिशाप लगाए हिंदुओं का इन्हें। ठीक, संबित जी, जब आप कहते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम आप मुझे भाई मानते हैं, मैं भी सर आपको भाई मानता हूं,
सबको मानता हूं, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं सर। एक सवाल मेरा ये है सर, सबका साथ सबका विकास, कोई तो पैमाना, कोई तो पैरामीटर होगा। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं विधानसभा की, और इफ माय कैलकुलेशन इज नॉट रॉन्ग, 0.4% आप मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देते हैं। उनका नाम है फातिमा रसूल सिद्दीकी। क्या आपको पूरे मध्य प्रदेश में कोई और मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आता जो जनता का प्रतिनिधित्व कर सके? तबकि जब बुरहानपुर सीट जैसी सीट है जहां पर कांग्रेस बाहुल्य इलाके हैं, लेकिन वहां 2 छत्रा पहले से बैठे हैं, वहां अगर नहीं मिलेगा तो सर कैसे काम चलेगा? कैसे माने सबका साथ सबका विकास? नहीं, आप देखिए, जहां तक टिकट वितरण का सवाल है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं तो अंदर की बात नहीं जानता, पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं हूं, मगर उसमें एक ही उसूल है, और वो उसूल है कौन जीतेगा, विक्ट्री किसके पास आ सकती है, वो अच्छा व्यक्ति कौन है। ऐसा नहीं कि जीतेगा मतलब जो कमलनाथ जी कह रहे थे, जो आप लोगों ने टेप में पकड़ लिया, पकड़ लाओ, किसी के खिलाफ 5 केस भी है तो पकड़ लाओ, ऐसा हम नहीं करते हैं। अच्छा आदमी होना चाहिए, संस्कारी आदमी होना चाहिए, नैतिकवान आदमी होना चाहिए, और उस पे भी जीतने वाला आदमी होना चाहिए, तब हम टिकट देते हैं। देखिए, मैं जवाब दूंगा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और जो भी मुसलमान भाई आज हमें सुन रहे हैं, आप पार्टी में ज्यादा जुड़िए, जमीन पे काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कल टिकट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है टिकट नहीं मिलेगा, जमीन पे काम करना पड़ेगा, विनेबिलिटी फैक्टर अगर दिखेगा तो अवश्य टिकट मिलेगा। धर्म और जाति के आधार पर हम टिकट नहीं देते हैं, केवल और केवल विनेबिलिटी फैक्टर के आधार पर टिकट देते हैं। दूसरी बात, सर्वाधिक टिकट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों को दिया तो उसका नाम है समाजवादी पार्टी। 69 विधायक थे उनके पिछले बार उत्तर प्रदेश असेंबली में, मगर अगर मुसलमानों की सर्वाधिक खराब बदतर हालत किसी राज्य में रही है अब तक थी, जब तक योगी जी नहीं आए थे, अब तो सुधर रही है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इतना मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, इतना टिकट दे दिया, फिर भी गर्त में क्यों मुसलमान भाइयों को डाल के रखा? ये टिकट देके जो कोरी राजनीति, सतही राजनीति, अपीजमेंट की राजनीति करना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उससे मुसलमानों का भला नहीं हो। आप सिलेंडर पहुंचाइए, गांव गांव तक, घर घर तक सिलेंडर पहुंचाइए, हिंदू मुसलमान सबको सिलेंडर मिलता है, उन्नति होती है। ट्रिपल तलाक पे आज ये तमाम ऑपोजिशन पार्टी वाले, हाँ मैं जानता हूं आप आने वाले थे इसलिए पहले ही मैं बोल दिया, ट्रिपल तलाक पे कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के लोग हमें पानी पी पी कर कोसते हैं। नहीं, मैं आज पूछ रहा हूं, क्या मुस्लिम महिलाएं, उनका अधिकार नहीं है? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, राइट्स एंड रिचुअल्स, इसमें फर्क है। राइट मतलब अधिकार, महिलाओं का अधिकार है कि उनको एक अच्छी जिंदगी, जेंडर बायस जिसमें नहीं हो, जिसमें जस्टिस हो, जिसमें डिग्निटी हो, वैसी जीवन महिलाओं को मिले। आज मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि उनके कारण आज मुस्लिम समाज के 50% आबादी अर्थात महिलाओं को इस प्रकार का न्याय मिला है, जो कि बाकी पार्टी, शाहबानों से शायरा बानों तक का सफर, कहां तो 70 वर्ष की शाहबानों को सड़क पे लाके राजीव गांधी जी ने खड़ा कर दिया था। क्यों खड़ा कर दिया था? बेचारी उस अधेड़ उम्र की महिला को 70 रुपए, 70 साल की महिला को 70 रुपए का एलिमनी भत्ता मिल रहा था उसके पति से, उसको आपने सड़क पे खड़ा कर दिया। और आज जो महिलाओं को कष्ट मिल रहा था ट्रिपल तलाक के कारण, मोदी जी ने उनके सर पे छत दिया है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। ठीक सर, बहुत शुक्रिया संबित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर आए, आपने वक्त दिया।